गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। अक्सर जब हम कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट या वित्तीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को देखते हैं तो पहली नजर में वो काफी नीरस या बहुत ज्यादा तकनीकी लगते हैं। बिल्कुल एकदम बोरिंग लगते हैं। लेकिन जब हम इन पन्नों के भीतर छिपी जानकारी का विश्लेषण करते हैं तो समझ में आता है कि आधुनिक व्यापारिक दुनिया असल में कैसे काम कर रही है। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। आज का हमारा स्रोत है द स्कोप एंड एसेंशियल प्रोटेक्शंस ऑफ फायर इंश्योरेंस, यानी अग्नि बीमा का दायरा और इसकी आवश्यक सुरक्षा। मतलब आमतौर पर फायर इंश्योरेंस सुनते ही दिमाग में बस एक जली हुई बिल्डिंग आती है। हाँ, एक जली हुई संपत्ति और क्लेम सेटलमेंट की तस्वीर, बस इतना ही सोचते हैं लोग। एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस धारणा से बहुत आगे जाने वाले हैं। हम इस विषय के भीतर मौजूद ज्ञान के उस खजाने को खंगालेंगे जो ये स्पष्ट करेगा कि ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है या कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है। हाँ, ये एक जटिल रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है। तो क्या आप इस चर्चा के मुख्य मिशन को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए, इस चर्चा का मुख्य मिशन बिल्कुल यही समझना है कि फायर इंश्योरेंस केवल नुकसान की भरपाई करने वाला कोई साधारण वित्तीय साधन नहीं है। स्रोतों की इस गहरी जांच से स्पष्ट होता है कि एक पूरा इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम मतलब एक तरह का सुरक्षा जाल। बिल्कुल, एक ऐसा सुरक्षा जाल जो बड़े से बड़े व्यवसायों को वित्तीय, कानूनी और ढांचागत रूप से सुरक्षित रखता है। हम आज ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे यह व्यवस्था किसी भी व्यापार को अप्रत्याशित संकट के समय में लिक्विडेट होने या दिवालिया होने से बचाती है, और कैसे ये कंपनियों को बड़े आर्थिक जोखिम उठाने का कॉन्फिडेंस देती है। सही कहा। इसके बिना तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्रोत का पहला हिस्सा प्रॉपर्टी डैमेज या संपत्ति के नुकसान के कवरेज पर केंद्रित है। अब ये तो स्पष्ट है कि आग लगने पर फिजिकल एसेट्स का नुकसान होता है। हाँ, जो चीजें हमें सामने दिखती हैं। लेकिन दस्तावेज इसके दायरे को बहुत ही व्यापक रूप में परिभाषित करता है। मैंने पढ़ा कि इसमें केवल मुख्य ढांचा या बिल्डिंग शामिल नहीं है। तो और क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें प्लांट की हैवी मशीनरी, क्रिटिकल इक्विपमेंट और पूरी सप्लाई चेन की इन्वेंट्री कवर होती है, चाहे वो कच्चा माल हो या तैयार उत्पाद, सब कुछ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसमें एक और हैरानी की बात है, ये पॉलिसी सिर्फ आग के ट्रिगर तक सीमित नहीं है। और यही वो जगह है जहां बीमा की तकनीकी संरचना को समझना जरूरी हो जाता है। अक्सर पॉलिसी के नाम फायर को लेकर एक गलतफहमी रहती है। हाँ, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ तभी ट्रिगर होगी जब सच में आग की लपटें दिखाई देंगी। एग्जैक्टली। लेकिन दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताता है कि इस पॉलिसी के तहत अलाइड पेरिल्स यानी कुछ अतिरिक्त खतरों को भी बंडल किया जाता है। जैसे कि बिजली गिरना। हाँ, बिजली गिरना या लाइटनिंग। इसके अलावा इंडस्ट्रियल विस्फोट या एक्सप्लोजन और दंगे या नागरिक उपद्रव भी इसमें शामिल हैं। हाँ,
दंगों का क्लॉज मुझे काफी दिलचस्प लगा। आमतौर पर देखा जाए तो लोग मान लेते हैं कि इसके लिए कोई अलग एक्ट ऑफ वायलेंस पॉलिसी लेनी पड़ती होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। इसे फायर इंश्योरेंस के तहत रखना बीमा कंपनियों की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगती है। बिल्कुल, और इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक रिस्क मॉडलिंग काम करती है। देखिए, जब दंगे या बड़े पैमाने पर नागरिक उपद्रव होते हैं तो कमर्शियल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे आमतौर पर किस चीज का इस्तेमाल होता है? आगजनी का। बिल्कुल, आर्सन या आगजनी का ही सहारा लिया जाता है। इसी तरह अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बॉयलर फट जाए, जो कि तकनीकी रूप से एक विस्फोट है, हाँ, या कोई केमिकल रिएक्शन नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो उसका अंतिम परिणाम भीषण आग ही होता है। इसलिए बीमा कंपनियां केवल अंतिम परिणाम को नहीं बल्कि उन प्राइमरी ट्रिगर्स को भी कवर करती हैं जो संपत्ति के विनाश का कारण बनते हैं। ये तो एक तरह से एक व्यापक वित्तीय शील्ड हो गई, जो व्यवसाय के प्रमोटर्स को ये आश्वासन देती है कि उनके कैपिटल एसेट सुरक्षित है। सही कहा आपने, ये उन्हें एक मानसिक शांति देती है। यहाँ ये विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है। फिजिकल एसेट्स को तो हमने सुरक्षित कर लिया, लेकिन मान लीजिए आग बुझ गई है और मलबा साफ हो रहा है, जो कि एक बहुत ही तनावपूर्ण समय होता है। बिल्कुल। इसके बाद जो महीनों तक सन्नाटा छा जाता है, जब कोई मशीन नहीं चल रही होती, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, उस भयानक खामोशी और रुक चुके व्यापार की कॉस्ट का क्या? क्योंकि रेवेन्यू तो जीरो हो चुका है। हाँ, रेवेन्यू जीरो है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो मीटर की तरह चल रही है ना। यही वो बिंदु है जहां कई व्यवसाय पूरी तरह चरमरा जाते हैं, और इसी के समाधान के रूप में स्रोत बिजनेस इंटरप्शन कवरेज की अहमियत पर बहुत गहराई से जोर देता है। बिजनेस इंटरप्शन कवरेज, ये सुनने में ही काफी भारी भरकम लगता है। ये किसी भी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का सबसे क्रिटिकल पहलू है, और सच कहूं तो अक्सर इसे सबसे कम समझा जाता है। तो ये काम कैसे करता है? जब इमारत या प्लांट का पुनर्निर्माण चल रहा होता है तो प्रॉपर्टी डैमेज कवरेज केवल ईंट और मशीनों का खर्च उठाता है, लेकिन बिजनेस इंटरप्शन कवरेज उस रुकी हुई अवधि के दौरान कंपनी की बैलेंस शीट को संभालता है। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल मैकेनिक्स की बात करें तो बीमा कंपनियां इस नुकसान की गणना कैसे करती हैं? क्योंकि आप एक ऐसी चीज का क्लेम कर रहे हैं जो बनी ही नहीं और जो बिकी ही नहीं, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। हाँ, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? इसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि बीमा कंपनी व्यवसाय के पिछले वित्तीय रिकॉर्ड्स और अनुमानित ग्रोथ के आधार पर लॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट यानी खोए हुए सकल लाभ का आकलन करती है। मतलब जो मुनाफा वे कमा सकते थे। बिल्कुल, और साथ ही वे स्टैंडिंग चार्जेस या स्थायी खर्चों की भरपाई भी करते हैं। स्थायी खर्चे जैसे कर्मचारियों का वेतन? हाँ, सीनियर मैनेजमेंट और कर्मचारियों का वेतन, बैंक के बड़े कॉर्पोरेट लोन्स की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और सप्लायर्स के साथ किए गए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का भुगतान। ये सब कुछ कवर होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे इंश्योरेंस की भाषा में इंडेमनिटी पीरियड कहा जाता है। ये वो समय सीमा है जब तक व्यवसाय वापस अपने सामान्य उत्पादन स्तर तक नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब है कि ये कवरेज अनिवार्य रूप से उस समय अवधि के लिए व्यवसाय की कमाई बन जाता है। बिल्कुल, ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है। कार्यों को खो देंगे। हाँ, और शायद मार्केट शेयर भी उनके प्रतिद्वंदियों के पास चला जाएगा। सटीक विश्लेषण है आपका। बिजनेस इंटरप्शन कवरेज ये सुनिश्चित करता है कि जब नई फैक्ट्री बनकर तैयार हो तो कंपनी के पास उसे चलाने के लिए अपनी वर्कफोर्स और अपना बाजार दोनों मौजूद रहें। तो ये केवल सर्वाइवल नहीं है। नहीं, ये मार्केट पोजीशन को बनाए रखने का एक बहुत ही मजबूत टूल है। अब तक हमने इस बात पे फोकस किया कि कंपनी की अपनी बैलेंस शीट और अपनी संपत्ति का क्या होगा, लेकिन एक और बड़ा कॉर्पोरेट रिस्क है। आप किस रिस्क की बात कर रही हैं? मैं सोच रही थी कि क्या हो अगर ये इंडस्ट्रियल फायर एक प्लांट में लगे लेकिन हवा तेज हो या कोई केमिकल स्पिल हो और वो आग इंडस्ट्रियल एस्टेट के पड़ोसी गोदाम या किसी अन्य फैक्ट्री तक फैल जाए। ओह, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। या फिर इस घटना में किसी तीसरे व्यक्ति या पड़ोसी कंपनी के कर्मचारियों को गंभीर नुकसान पहुंचे। ये तो एक पूरा कानूनी और वित्तीय दुष्स्वप्न बन सकता है। और कॉर्पोरेट दुनिया में ये दुष्स्वप्न रातों रात किसी भी फलते फूलते व्यापार को लिक्विडेशन की कगार पर ला सकता है। स्रोत का तीसरा प्रमुख बिंदु इसी से संबंधित है। लायबिलिटी प्रोटेक्शन या तीसरे पक्ष की देनदारी से बचाव। बिल्कुल, जब आग आपकी संपत्ति से शुरू होकर किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाती है तो नेग्लिजेंस या लापरवाही के तहत कानूनी तौर पर पूरी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। लेकिन कानूनी दावों की प्रक्रिया तो बहुत लंबी और महंगी होती है। मैंने पढ़ा है कि सालों साल लग जाते हैं।
तो क्या ये पॉलिसी उस कानूनी लड़ाई के खर्च को भी कवर करती है या सिर्फ अदालत द्वारा तय किए गए अंतिम मुआवजे को? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लायबिलिटी प्रोटेक्शन कवरेज एक संपूर्ण वित्तीय कवच की तरह काम करता है। संपूर्ण कवच मतलब दोनों चीजें कवर होती हैं? हाँ, ये न केवल उन भारी भरकम कानूनी दावों और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स का भुगतान करता है, बल्कि ये मुकदमे लड़ने की जो अत्यधिक महंगी फीस होती है, वकीलों का खर्च और अदालती कार्रवाई का खर्च। एग्जैक्टली उसे भी कवर करता है। बड़े मुकदमों में अक्सर डिफेंस कॉस्ट ही कंपनी का दिवाला निकालने के लिए काफी होती है। ये तो है, लीगल फीस बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ये कवरेज सुनिश्चित करता है कि कोई एक दुर्घटना जो शायद सप्लाई चेन या किसी थर्ड पार्टी वेंडर की गलती से शुरू हुई हो, वो आपके व्यवसाय के लिए कानूनी मौत की सजा न बन जाए। ये समझ में आता है। ऐसा लगता है कि बीमा सिर्फ एक तरफ से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर रहा, बल्कि हर दिशा से आने वाले लीगल और फाइनेंशियल वॉर को रोक रहा है। एक 360 डिग्री प्रोटेक्शन की तरह। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और सवाल उठता है, क्या बीमा कंपनियां सिर्फ एक पैसिव रोल निभाती हैं? पैसिव रोल से आप क्या मतलब है? मतलब क्या वे बस बैठकर ये इंतजार करती हैं कि कब कोई दुर्घटना हो और कब वे क्लेम सेटलमेंट टीम को भेजें? क्या उनका काम सिर्फ नुकसान के बाद शुरू होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जुड़कर देखें, तो आधुनिक बीमा उद्योग की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। स्रोत के अनुसार आज की ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां केवल नुकसान के बाद चेक काटने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं। तो वे और क्या करती हैं? वे प्री लॉस प्रिवेंशन या नुकसान से पहले की रोकथाम में बहुत सक्रिय और आक्रामक भूमिका निभाती हैं। वे अपने क्लाइंट्स को उन्नत रिस्क असेसमेंट और रिस्क इंजीनियरिंग की सेवाएं प्रदान करती हैं। लेकिन क्या ये दखलंदाजी नहीं है? एक व्यवसाय का मालिक या प्लांट मैनेजर ये सोच सकता है कि बीमा कंपनी सुरक्षा के नाम पर सिर्फ अपनी शर्तें थोप रही है। ये सोचना स्वाभाविक है। या फिर उनके रोजमर्रा के ऑपरेशंस में माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है ताकि भविष्य में कोई क्लेम आए तो उसे तकनीकी आधार पर खारिज किया जा सके। ये एक बहुत ही आम चिंता है, लेकिन असलियत इसके विपरीत है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास डेटा का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। ऐतिहासिक डेटा। हाँ, वे जानती हैं कि कौन सी छोटी सी लापरवाही करोड़ों का नुकसान कर सकती है। इसलिए उनके एक्सपर्ट्स, जिनमें इंजीनियर और रिस्क एनालिस्ट शामिल होते हैं, वे नियमित रूप से ऑन साइट निरीक्षण करते हैं। ऑन साइट इंस्पेक्शन में वे क्या खोजते हैं? वे थर्मोग्राफी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके दीवारों के पीछे छुपी पुरानी वायरिंग में हो रही ओवरहीटिंग का पता लगाते हैं या वेयरहाउस में ज्वलनशील पदार्थों के स्टोरेज पैटर्न का ऑडिट करते हैं। यानी मामला सिर्फ नुकसान होने के बाद रिएक्ट करने का नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव होकर उस नुकसान को पहले ही रोकने का है। बिल्कुल, ये दोनों पक्षों के लिए एक विन विन स्थिति है। अगर व्यवसाय के मालिक इन सिफारिशों को लागू करते हैं तो आग लगने की संभावनाएं कम हो जाती है और बीमा कंपनी को दावों का भारी भुगतान नहीं करना पड़ता। सही कहा। और व्यवसाय को अपने ऑपरेशंस में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो कंपनियां इन सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करती हैं, उन्हें अक्सर प्रीमियम में भारी डिस्काउंट भी मिलता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अब एक और अहम बात पर आते हैं। हर व्यापार का रिस्क प्रोफाइल तो एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक आईटी पार्क या सॉफ्टवेयर कंपनी के सर्वर रूम का रिस्क और एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के जोखिमों में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या ये नीतियां कोई वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही आकार सबके लिए वाली अप्रोच पर काम करती हैं? बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां दस्तावेज, कस्टमाइजेशन और एंडोर्समेंट्स की बात करता है। ये एंडोर्समेंट्स क्या होते हैं? एंडोर्समेंट्स असल में एक कानूनी एड ऑन या राइडर होता है जो मूल मास्टर पॉलिसी की भाषा को बदलता या विस्तार देता है, ताकि वह व्यवसाय की विशेष जरूरतों के हिसाब से फिट बैठ सके। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक विशेष एंडोर्समेंट ले सकती है जो उनके कोल्ड स्टोरेज में रखे करोड़ों रुपए के टेम्परेचर सेंसिटिव कच्चे माल को कवर करे, जो शायद आग के कारण बिजली कटने से खराब हो सकता है। हाँ, क्योंकि आग लगी तो पावर ग्रिड फेल हो सकता है और तापमान बढ़ने से दवाइयां खराब हो सकती हैं। ये एंडोर्समेंट्स की काफी स्पष्ट तकनीकी व्याख्या है, लेकिन स्रोत में कस्टमाइजेशन के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है। आप किस पहलू की बात कर रही हैं? सरकारी नियम या गवर्नमेंट रेगुलेशंस। बीमा और सरकार का ये गठजोड़ जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है? इसे ऐसी समझिए कि बीमा कंपनियां एक तरह से शैडो रेगुलेटर के रूप में काम करती हैं। शैडो रेगुलेटर, ये टर्म थोड़ा नया है। हाँ, जब वे किसी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल पार्क का बीमा करती हैं,
तो वे ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि वहां का रिस्क न्यूनतम हो। इसलिए कवरेज देने से पहले वो ये अनिवार्य कर देती हैं कि व्यवसाय स्थानीय अग्नि सुरक्षा मानकों, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और म्युनिसिपल बिल्डिंग कोड्स का कड़ाई से पालन करे। इसे अनुपालन या कंप्लायंस कहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर कोई बिल्डर या फैक्ट्री मालिक लागत बचाने के चक्कर में फायर एग्जिट्स या स्प्रिंकलर सिस्टम में कटौती करता है तो उसे या तो इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, या फिर प्रीमियम इतना अधिक होगा कि लागत बचाने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। सटीक रूप से यही होता है। तो कवरेज के लिए पात्रता बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वित्तीय दबाव व्यवसायों को मजबूर करता है कि वो सुरक्षा से कोई समझौता ना करें। सरकारी एजेंसियां हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। ये सच है, इन्फोर्समेंट हमेशा एक चुनौती रही है, लेकिन बीमा कंपनियों का वित्तीय प्रभाव ये सुनिश्चित करता है कि समाज को सुरक्षित बनाने वाले सरकारी नियम वास्तव में लागू हों। ये तो बहुत ही गहराई वाली बात है। ज्ञान के इन सभी टुकड़ों और तकनीकी पहलुओं को एक साथ जोड़ने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार वास्तविक दुनिया का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो केस स्टडी काफी डिटेल में है। आइए इस पूरे रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म को उस केस स्टडी के जरिए समझते हैं। दस्तावेज में भारत के गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर की एक लार्ज स्केल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जिक्र है। हम सब जानते हैं कि सूरत सिंथेटिक टेक्सटाइल और डायमंड पॉलिशिंग का कितना बड़ा ग्लोबल हब है, जहां हजारों मशीनें दिन रात चलती हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये केस स्टडी उन सभी जटिल बिंदुओं को समेट लेती है जिन पर हमने अभी तक चर्चा की है। मान लीजिए कि सूरत की उस हाईटेक टेक्सटाइल फैक्ट्री में एक रात सर्वर रूम या मेन पावर ग्रिड में बिजली की खराबी के कारण शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। हाँ, कपड़े की फैक्ट्री है और वहां पॉलिएस्टर और सिंथेटिक यार्न जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ भारी मात्रा में होते हैं। तो जाहिर है कि आग बहुत तेजी से फैलेगी। पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, इंपोर्टेड वीविंग मशीनें, गोदाम में रखा करोड़ों का माल, सब कुछ राख हो जाएगा। सब कुछ। अब बताइए कि ये पॉलिसी कैसे काम करेगी। बिल्कुल। अब देखिए कि एक अच्छी तरह से कस्टमाइज की गई व्यापक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी डैमेज को ट्रिगर करेगी। मतलब जो ढांचे का नुकसान हुआ है। हाँ, बीमा कंपनी जली हुई इमारत के ढांचे को फिर से बनाने का खर्च देगी। जो जर्मन या जापानी बुनाई मशीनें जल गई हैं, उनके रिप्लेसमेंट की कॉस्ट देगी। और जो माल जल गया उसका क्या? जो सिंथेटिक यानी कच्चा माल जल गया और जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार कंसाइनमेंट जल गया, उन सब की पूरी वैल्यू का क्लेम सेटल किया जाएगा। ये तो पहला कदम हो गया, जिससे बैलेंस शीट पर अचानक से जो कैपिटल लॉस का डेंट पड़ा है वो भर जाएगा। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, वो फैक्ट्री तो कम से कम 1 साल के लिए बंद हो गई है। हाँ, रातों रात प्रोडक्शन जीरो। तो नई मशीनें आने तक उस बीच के समय का क्या होगा? यहीं पर हमारा दूसरा क्रिटिकल बिंदु बिजनेस इंटरप्शन कवरेज दृश्य में आता है। जब तक वो फैक्ट्री दोबारा बनकर पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो जाती, बीमा कंपनी उस 12 या 15 महीने के इंडेमनिटी पीरियड के दौरान होने वाले खोए हुए रेवेन्यू और फिक्स्ड ऑपरेशंस खर्चों की भरपाई करेगी। यानी फैक्ट्री बंद होने के बावजूद उन हजारों कुशल कारीगरों की तनख्वाहें दी जा सकेंगी, ताकि वे काम की तलाश में किसी दूसरे शहर न चले जाएं। बैंक के कॉर्पोरेट लोन की EMI बाउंस नहीं होगी और व्यवसाय उस संकट के दौर में भी दिवालिया होने से बच जाएगा। ये सच में एक लाइफ सेवर है। और अगर ये आग इतनी भयानक थी कि वो बगल की डाइंग यूनिट या किसी अन्य पड़ोसी केमिकल प्लांट तक फैल गई होती, तो लायबिलिटी प्रोटेक्शन सूरत के इस टेक्सटाइल कंपनी को उन पड़ोसियों द्वारा किए गए भारी भरकम मुकदमों और हर्जाने की मांगों से भी बचा लेता। एग्जैक्टली। साथ ही चूंकि कंपनी ने रिस्क असेसमेंट के दौरान बीमा कंपनी की सलाह पर सभी बिल्डिंग कोड्स और फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पहले ही पालन किया था, इसलिए उनका क्लेम बिना किसी रेगुलेटरी अड़चन के पास हो गया। ये एक परफेक्ट सेफ्टी लूप है। ये वास्तव में एक संपूर्ण चक्र है। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक सही बीमा रणनीति किसी कंपनी को एक ऐसी तबाही से बाहर निकाल सकती है जो अन्यथा उस व्यवसाय का अंत कर देती। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? हमने दस्तावेज से जो कुछ भी सीखा, उसके सबसे महत्वपूर्ण नगेट्स या निष्कर्ष यही हैं कि फायर इंश्योरेंस को महज एक कानूनी औपचारिकता या फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में देखना एक बहुत बड़ी भूल है। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। हाँ, ये वास्तव में एक रणनीतिक निवेश है और कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट का सबसे मजबूत हथियार है।
ये केवल ईंट और मशीनों के नुकसान की भरपाई नहीं करता, बल्कि ये कैश फ्लो के नुकसान को रोकता है, विनाशकारी कानूनी लड़ाइयों में ढाल बनता है और प्रोएक्टिव रिस्क इंजीनियरिंग के जरिए दुर्घटनाओं को पहले ही टालने में मदद करता है। ज्ञान ही असली शक्ति है, विशेष रूप से जब बात व्यावसायिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा की आती है। इन सब मैकेनिक्स को समझे बिना कोई भी व्यवसाय एक अदृश्य खतरे के साए में काम कर रहा होता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इस चर्चा में हमने देखा कि फायर इंश्योरेंस और सरकारी नियम कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे बीमा कंपनियां अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अक्सर शैडो रेगुलेटर के रूप में काम करती हैं। हाँ, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प डायनामिक है। तो भविष्य के नजरिए से सोचें, जैसे जैसे कॉरपोरेट और औद्योगिक विकास इतनी अभूतपूर्व गति से हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम बढ़ रहे हैं, क्या ये संभव है कि आने वाले समय में ग्लोबल बीमा कंपनियां ही परोक्ष रूप से हमारे शहरों के बिल्डिंग कोड्स, अर्बन प्लानिंग और सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से तय करने लगेंगी? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक एंगल है, क्योंकि अंततः किसी भी बड़े व्यवसाय या बिल्डर के लिए नगर निगम के जुर्माने से कहीं ज्यादा बड़ा डर ये होगा कि बीमा कंपनी उनके जोखिम आकलन के आधार पर उन्हें कवरेज देने से ही इनकार कर दे। ये प्राइवेट वित्तीय प्रभाव ही शायद भविष्य के शहरी विकास का सबसे बड़ा और सबसे सख्त नियंत्रक बन जाए। ये एक बेहद गहरा पहलू है। क्या बाजार की वित्तीय ताकतें और रिस्क मॉडलिंग ही भविष्य में हमारी सुरक्षा और अर्बन प्लानिंग के नए नियम लिखेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिया से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और इसी नजरिए से हमें इन दस्तावेजों को पढ़ना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने और इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज की परतों को खोलने के सफर में साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए शोध और नई जानकारियों के विश्लेषण के साथ लौटेंगे, क्योंकि यही वो निरंतर खोज है जो हमें हमेशा कुछ नया और प्रासंगिक सीखने के लिए प्रेरित करती है।